हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2018 के पेपर के 124 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो बचते हैं उनको हम आज अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 125, जो कि क्या है, टू रोड मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ हैव रेडियाई इन द रेशो R1:R2 इक्वल टू 1:2। दो रोड हैं, वो सेम मटेरियल से बनी हुई हैं, सेम लेंथ की हैं, उनकी रेडियाई की जो रेशियो है R1:R2 वो है 1:2। इफ़ दीज रोड आर सब्जेक्टेड टू द सेम टोरिजिनल कपल्स देन रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर द रोड विल बी। अगर ये रोड जो है वो सब्जेक्ट करी जाती हैं सेम टोरिजिनल कपल से, तो जो रेशियो होगी एंगल ऑफ ट्विस्ट की रोड के लिए वो कितनी होगी। तो देखो क्या फार्मूला है, R1:R2 किस दिया है हमें 1:2। ट्विस्ट यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा, उसका फार्मूला होता है 2τL डिवाइडेड बाय πr⁴ इंटू n, यानी कि एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। तो θ1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, θ2 इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, यानी θ1/θ2 इज इक्वल टू R2/R1⁴, यानी 2:1⁴ इज इक्वल टू 16:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा, द टाइम पीरियड ऑफ ए थिन बार मैग्नेट oscillate in the magnetic field of earth is T। एक थिन बार मैग्नेट है, वो ओसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में, उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो T है। मैग्नेट को कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये मैग्नेट था पूरा, उसको 4 पार्ट में उसको कट कर दिया है 4 इक्वल पार्ट में परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एंड देन 4 पार्ट्स आर हेल्ड ऑन ईच अदर। फिर एक दूसरे के पास रख दिया विद देयर लाइक पोल टुगेदर, उनके जो लाइक पोल हैं वो इकट्ठे कर दिए। द टाइम पीरियड ऑफ दिस अरेंजमेंट इन द सेम फील्ड विल बी। उस फील्ड में उनका, उस अरेंजमेंट में उनका टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। तो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन है 126। ये है मेरी जो टाइम पीरियड है उस थिन बार मैग्नेट का, वो क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√I/mb। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√I डिवाइडेड बाय mb। I यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और रोड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mL²/12। m यहाँ पर क्या है, m मास है, l क्या है, लेंथ है, और ये कैपिटल M हमारा क्या है, ये जो m लिखा हुआ है ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और b मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या वैल्यू होती है, Q इंटू में 12 ही होती है। 12 यहाँ नहीं है तो वैसे L लिख दो, मतलब ये फार्मूला ही है, पोल स्ट्रेंथ इंटू में उनके बीच की सेपरेशन, जो दो पोल है। तो यहाँ उसको हमने डिवाइड कर दिया L/4 L/4 L/4, कट कर दिया उसको 4 इक्वल पार्ट में। तो देखो आगे, जब उसको कट कर दिया है तो I' मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मास m/4 हो जाएगा, लेंथ भी क्या हो गया L/4, तो mL² डिवाइड बाई 12 था, तो m/4 L का स्क्वायर, L/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, तो mL² जो डिवाइड बाई 12 था वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, डिवाइडेड बाई 64, तो I/64। तो m डैश क्या हो गया, पहले क्या था Q इंटू L, अब लेंथ भी कम हो गई है 4 टाइम, तो m डैश QL/4, यानी कि पहले वाली मोमेंट का डिवाइड बाई 4। तो पुट कर देंगे वैल्यू को T डैश में, T डैश इज इक्वल टू 2π√I'/mb। तो 2πI' कितना हो गया, I/64, m डैश कितना हो गया है, m/4 इंटू में मैग्नेटिक फील्ड। सब कुछ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दोबारा ये रूट था इसका 2π, सेम I/4 जो पहले था उसका हमारे पास क्या बचेगा, I/4। अगला क्वेश्चन है 127, द रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल इज m0।
पार्टिकल का रेस्ट मास m0 है। इन ऑर्डर फॉर इट्स टोटल एनर्जी टू बी ट्वाइस द रेस्ट एनर्जी, हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी को ट्वाइस लेके आना है उसकी रेस्ट एनर्जी का। तो मोमेंटम कितनी होनी चाहिए, इट्स मोमेंटम मस्ट बी गिवन है। रेस्ट मास हमें m0 गिवन है, रेस्ट एनर्जी कितनी है m0 c²। इन्होंने बोला है कि टोटल एनर्जी रेस्ट एनर्जी का ट्वाइस हो जाए, टोटल एनर्जी इज रेस्ट एनर्जी टू m0 c² हो जाए। तो अब देखो एनर्जी का एक रिलेशन है, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन ये होता है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी रिलेशन है ये। E² इज इक्वल टू m0² c⁴ प्लस p² c²। E² इज इक्वल टू m0² c⁴ प्लस p² c²। p² c² की वैल्यू E² माइनस में m0² c⁴। तो p² c² इज इक्वल टू ई का स्क्वायर यानी 4 m0 का स्क्वायर c⁴ माइनस में m0 का स्क्वायर c⁴। तो 4 - 1 करके 3 m0² c⁴। p² इज इक्वल टू 3 m0² c का स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 m0 c। तो यही पूछा था इन्होंने कि फिर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, तो होगी √3 m0 इंटू सी। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन। वाटर इज इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप। एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, वाटर क्या है उसमें स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है हॉरिजॉन्टल पाइप में। वाटर इज इन स्ट्रीम लाइन फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप at one place in the pipe where area of cross section is 10 cm²। एक प्लेस पर जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 10 cm² है। द फ्लो वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। वाटर क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो है हॉरिजॉन्टल पाइप में। एट वन प्लेस ऑफ द पाइप वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, द फ्लो वेलोसिटी उस टाइम कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है। एंड प्रेशर कितना है 2000 पास्कल है उस टाइम पर। एट अनदर प्लेस इन द पाइप वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 5 cm², द प्रेशर ऑफ वाटर मस्ट बी। किसी दूसरे प्लेस पर जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 cm² है, तो प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा वहाँ पर। क्या है, वाटर स्ट्रीम लाइन फ्लो में है हॉरिजॉन्टल पाइप, एक प्लेस पर एरिया जहाँ कितना है, एरिया A1 नाम दे दिया, दो प्लेस है ना, एक एरिया एक जगह A1 नाम दे देंगे सारी चीज़ों को, एक जगह A2 V2 P2 दे देंगे। तो एरिया एक फर्स्ट प्लेस पर कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया 10 cm²। फ्लो वेलोसिटी V1 कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर कितना है 2000 पास्कल। अनदर प्लेस पर एरिया है 5 cm², प्रेशर पूछा है कितना है। तो दूसरे प्लेस पर क्या है, एरिया दिया है और प्रेशर पूछा है। एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो क्या होती है A1 V1 = A2 V2। तो वेलोसिटी निकल जाएगी दूसरे की। तो A1 है 10, V1 है 1 = A2 है 5, V2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ रखी है। बर्नौली थ्योरम क्या है, प्रेशर हेड सबका एनर्जी का हेड होता है ना, पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड और डेंसिटी। तो यहाँ देखो P1 - P2 = 1/2 रो V2² - V1²। बर्नौली थ्योरम लगाते हैं तो क्या आता है, P1 - P2 = 1/2 रो V2² - V1²। एक एंड से दूसरे एंड और उसका बीच का गैप जो प्रेशर है P1 - P2। एक प्रेशर 2000 पास्कल दिया है, P2 निकालना है, 1/2 डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, V2 का स्क्वायर भी पता है, V1 का स्क्वायर भी पता है। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 500 पास्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, जो कि क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। वो कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस में, एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम के, वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इट्स एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी इज, उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं 129 क्वेश्चन। एनर्जी क्या दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनथ एनर्जी कितनी होगी उसकी, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी E0 डिवाइडेड बाय n²। गिवन कितनी है -3.4। n निकालने के लिए हम ग्राउंड की वैल्यू पुट करेंगे जो कितनी होती है -13.6 डिवाइडेड बाय n²। n की वैल्यू सोल्व करके आ गई 2। एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है NH/2π। तो एंगुलर मोमेंटम में n की वैल्यू पुट करेंगे, n हमारा आया है 2, तो 2h/2π कैंसिल, तो एंगुलर मोमेंटम h/π। एनर्जी गिवन थी -3.4, फार्मूला क्या होता है -E0/n² माइनस n की वैल्यू यहाँ पुट करी, E0 की वैल्यू होती है -13.6, n² निकल गया 2, एंगुलर मोमेंटम NH/2π, 2h/2π, 2 से 2 कैंसिल, एंगुलर मोमेंटम इज h/π। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 जो कि क्या है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 210 वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। जो थर्मल कंडक्टिविटी है एल्यूमिनियम की 27 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर दे दिया, थर्मल कंडक्टिविटी दे दी। इफ़ द लोरेंज नंबर फॉर एल्यूमिनियम इज 2.10 इंटू 10⁻⁸ वाट ओहम केल्विन -2। अगर लोरेंज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इतना हो, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एट दिस टेम्परेचर इज। तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी इस टेम्परेचर पर क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एट 27 डिग्री सेल्सियस वो इतनी है। अगर लोरेंज नंबर एल्यूमिनियम का इतना हो, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एट दिस टेम्परेचर इज। तो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी निकालनी है कितनी होगी। तो देखो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है K 210 वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। T1 कितना है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। लोरेंज नंबर है 2.10 इंटू 10⁻⁸। विडमैन फ्रेंज लॉ क्या कहता है, लोरेंज नंबर जो होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय सिग्मा T होता है, जो सिग्मा इंटू में T। सिग्मा कौन सी है, K तो है थर्मल कंडक्टिविटी, और ये जो है हमारे पास L जो है वो सिग्मा जो है वो है हमारी कंडक्टिविटी, और T जो है वो टेम्परेचर है, और L जो है लोरेंज नंबर है। जो सिग्मा है कंडक्टिविटी वो 1/रेजिस्टिविटी है। तो 1/रेजिस्टिविटी अगर मतलब इसको लिखे तो उसका क्या हो जाएगा, सिग्मा को उधर लेके जाओ आप, सिग्मा को K/LT। तो यही था 1/सिग्मा इक्वल टू K/LT। सारी वैल्यू पुट कर दो। 1/सिग्मा है K/LT, हमें चाहिए रो, 1/रो है K/LT, तो रो की क्या वैल्यू हो जाएगी LT/K। L की वैल्यू भी है, T की वैल्यू है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 300, K की वैल्यू भी है, सोल्व करके आ गया 3 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। ये था हमारा 130 क्वेश्चन, 3 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है, इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई। लिथियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी है 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हीलियम के लिए है 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन फॉर रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसके लिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच अल्फ़ा पार्टिकल विल बी। इकट्ठा नहीं पूछा, अलग अलग पूछा है। 2 अल्फ़ा पार्टिकल है ना इसमें, 2 हीलियम 4 के 2 लिखा हुआ है, तो ईच अल्फ़ा पार्टिकल विल बी नियरली। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले एक बारी बाइंडिंग एनर्जी हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे, फिर हम प्रोडक्ट की साइड देखेंगे। तो देखो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास है लिथियम, 3 लिथियम
7 एटॉमिक मास है। न्यूक्लियन हैव जो कितने न्यूक्लियन है इसके पास 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी गिवन है 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3 लिथियम 7 इंटू में टोटल, ये तो पर न्यूक्लियन थी तो 7 न्यूक्लियन है तो टोटल हो जाएगी 7 इंटू 5.60 जो कि 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको देख लेना आप अपने आप। फिर है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और क्या था देखो, एक तो लिथियम का हो गया, प्लस में रिएक्टेंट और क्या है प्रोटॉन। प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है 0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल रिएक्टेंट की साइड में एनर्जी तो इसका ये तो 0 ही होगी तो यही बची, तो 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम प्रोडक्ट साइड की बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास टोटल जो है 2 हीलियम 4, कितने न्यूक्लियन हैं 4 हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन 4। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 2 हीलियम 4, ये तो 2 है यहाँ पर, अभी अब एक की देख लेते हैं तो कितनी होगी 28.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 इंटू 28.24 टोटल होगी 56.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देख लेते हैं एनर्जी रिलीज कितनी हुई। फाइंड द एनर्जी रिलीज और क्यू वैल्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये 56.48 माइनस 39.20 माइनस करके आ गई 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो जब हमने दोनों ले लिए थे। काइनेटिक एनर्जी हमें ईच अल्फ़ा पार्टिकल के लिए चाहिए, तो शेयर इक्वली बिटवीन 2 आइडेंटिकल पार्टिकल 17.28/2 तो आ जाएगी 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस यही था कि 8.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है हमारी इस अल्फ़ा पार्टिकल की एनर्जी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 जो कि क्या है, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थिन शॉक बबल इन एयर। एक शॉक का बबल है, उसके ऊपर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया है एयर में एंड गेट रिफ्लेक्टेड, और वो रिफ्लेक्ट कर गया। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज लैम्डा, जो लाइट इंसिडेंट करवाई है उसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा है, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सॉफ्ट फिल्म इज कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस सॉफ्ट फिल्म का वो कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव है। इन फिल्म इज कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर इन रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर अ मिनिमम फिल्म थिकनेस ऑफ। अब हमें मिनिमम फिल्म थिकनेस बतानी है कितनी होगी। लाइट को इंसिडेंट करवाया है नॉर्मली किस पे, एक शॉक बबल पे एयर में, और वो रिफ्लेक्ट कर गया। इफ द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इज लैम्डा एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द सॉफ्ट फिल्म टू इन कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर इन रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर ए मिनिमम फिल्म थिकनेस ऑफ। हमें बतानी है मिनिमम फिल्म थिकनेस के लिए कि जो वेवलेंथ होगी लाइट की वो कितनी, उसका वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू। देखो कैसे करेंगे। इसमें अब हम सोप बबल है हमारे पास, उसके लिए रिफ्लेक्शन चेक करेंगे। नॉर्मली फॉल किया है ना, टॉप की रिफ्लेक्शन और बॉटम की रिफ्लेक्शन। तो देखो सबसे पहले टॉप रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। लाइट रिफ्लेक्ट एट द एयर टू शॉक बाउंड्री। ये हमारा शॉक का बबल है, लाइट ऊपर से फॉल करी है, ये एयर का मीडियम है और ये क्या है शॉक का मीडियम है। जब यहाँ लाइट फॉल करती है एयर टू शॉक बाउंड्री पर, यानी रेयर टू डेंसर में जाती है, दिस इंट्रोड्यूस ए फेज शिफ्ट ऑफ पाई। तो इससे क्या होता है फेज शिफ्ट आएगा कितने का, पाई का, इक्विवेलेंट टू ए पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2। पाई का और पाथ डिफरेंस कितना आएगा λ/2। अब हम बॉटम रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब यहाँ से डेंसर से एयर में आएगी
लाइट रिफ्लेक्ट एट द सोप टू एयर बाउंड्री, सोप से एयर बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट करेगी, मीन्स डेंसर टू रेयर मीडियम। तो दिस इंट्रोड्यूस नो फेज शिफ्ट, आगे तो उसी में ही रहेगी, वो कहीं और तो जा नहीं रही। तो दिस इंट्रोड्यूस नो फेज शिफ्ट, यानी नेट पाथ डिफरेंस कितने का आया, λ/2 का आया। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रिफ्लेक्टेड रे इज डेल्टा इज इक्वल टू, ये हमारा 2μt है जो पाथ डिफरेंस आया, प्लस में इसकी वजह से आया λ/2। अब बात करी थी इन्होंने कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाएंगे जो कि क्या है, द नेट पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन ओड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो क्या कहता है कि जो पाथ डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस कितना आया 2μt प्लस λ/2, वो क्या है, वो है ओड मल्टीपल 2m + 1 मल्टीपल है हाफ वेवलेंथ का λ/2, वेयर m क्या है 0 1 2 सो ऑन है। 2μt देखो अब इसको सोल्व करेंगे, 2m λ/2 हो जाएगा प्लस λ/2 λ/2 कैंसिल, 2 है कैंसिल, तो 2μt इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास m लैम्डा, क्योंकि इधर से तो 2 कैंसिल हो गया था, 2m इंटू λ/2 से m लैम्डा, वेयर m इज इक्वल टू 1 2 3 सो। अब इन्होंने पूछा है मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, m को 1 पुट कर लेंगे मिनिमम वैल्यू पर, तो द थिनेस्ट पॉसिबल फिजिकल फिल्म 2μt इज इक्वल टू 1 लैम्डा, t की वैल्यू निकाले है ना मिनिमम थिकनेस, तो t इज इक्वल टू λ/2μ, तो थिकनेस की आ जाएगी λ/2μ। उसके बाद है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 133, 3 साइनोसॉइडल वेव, इस पे मत जाना भी, मैंने ये लिखा हुआ है, आप जो मैं सोल्व करवा रही हूँ उसको देखो। तो 3 साइनो, ये ना मैंने n है ऊपर लिख दिया, ये नीचे ही आएगा 2n, n भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है, म्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। 3 साइनोसॉइडल वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी की 3 साइनोसॉइडल वेव हैं, ट्रैवल कर रही हैं अलोंग ए स्ट्रिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। देयर एम्पलीट्यूड आर a/2 एंड a/3 एंड देयर फेज कांस्टेंट आर 0 π/2 एंड π रिस्पेक्टिवली। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, 3 साइनोसॉइडल वेव हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, ट्रैवल अलोंग ए स्ट्रिंग in positive direction of an x-axis. Their amplitude are a/2 and a/3 and their phase constant are 0 π/2 and π respectively. The amplitude of the resultant wave is, तो उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो देखो क्या होगा एम्पलीट्यूड, पहले तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे वेव के ऊपर, y1 + y2 + y3। देखो क्या क्या गिवन है वेव के बारे में। जो वेव है हमारी फर्स्ट वेव a sin kx - ω_t, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है a है। और दूसरी वेव है a/2, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है ना, तो kx - ω_t, a/2 sin kx - ω_t प्लस π/2, उसकी एम्पलीट्यूड कितनी बताई है a/2 और फेज कितना बताया है π/2। थर्ड है a/3 sin kx - ω_t प्लस है पाई, क्योंकि उसका फेज कांस्टेंट है पाई और उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कितनी है a/3। तो a sin kx - ω_t प्लस a/2 π/2 और प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा cos kx - ω_t, sin 90 + थीटा cos थीटा होता है ना, तो cos kx - ω_t। यहाँ देखो साइन पाई प्लस कुछ करेंगे तो क्या आएगा, टी रेशियो चेंज नहीं होएगी, साइन तो साइन ही रहेगा, और जो पाई के अंदर प्लस करेंगे तो उसके लिए माइनस बार आ जाएगा।
तो -a/3 आएगा यहाँ पे, और साइन kx माइनस ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ 3 है ना एम्पलीट्यूड इसकी, तो यहाँ है 3। उसके बाद है सोल्व करेंगे, ऐड कर लिया ये वाला पोर्शन a/3 वाला और a वाला सेम था ना, साइन kx माइनस ओमेगा टी, साइन kx माइनस ओमेगा टी। सोल्व कर लिया इस पोर्शन को, ये कोस वाला है अलग कर लिया, तो ये आ जाएगा 2a/3 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a/2 कोस kx माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ देखो, अब इसको हमने देखा, यहाँ है 5/6a, इसको हम अंदर इक्वल बनाने के लिए 4/5, और यहाँ से एक बन जाएगी इक्वेशन हमारी। इसको सोल्व करने के लिए हमने इसको देखो अलग कर लिया, 5/6a बार निकाल लिया, और इसके साथ अगर 5/6a बार निकालेंगे तो देखिए इसके पास 5/6 तो है नहीं, जितने की जरूरत पड़ेगी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/5 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/6 कॉमन लिया है ना, 5/6 तो है नहीं, तो 3/5 कोस kx माइनस ओमेगा टी। तो अब हमने देखो तो हमारे पास क्या है 5/6a, और यहाँ से इसको सोल्व करके बनाया, एक नई एम्पलीट्यूड बना दी कि साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये हमारे पास नई एम्पलीट्यूड आ गई हमारी इस क्वेश्चन की। तो अब है क्वेश्चन नंबर हमारा, क्या पूछा क्या था इसमें हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था, हाँ 3 वेव थी ना। तो देखो इसमें ना रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड पूछी थी, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं था इनको, बस सिर्फ इससे था कि एम्पलीट्यूड क्या आई, तो वो आई हमारी 5/6a आई हमारी एम्पलीट्यूड। अब है हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 134 क्वेश्चन। क्या है वो, ए 1 लीटर क्लोज फ्लास्क कंटेनर, एक 1 लीटर का एक क्लोज फ्लास्क है, कंटेन सम मरकरी, उसके पास क्या है, कुछ मरकरी है। 1 लीटर का क्लोज फ्लास्क है, कंटेन सम मरकरी, उस फ्लास्क में मरकरी है। इट इज़ फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क रिमेन अनचेंज। यह अलग अलग टेम्परेचर पर देखा गया और वॉल्यूम जो है फ्लास्क के अंदर वो अनचेंज था। द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन द, अब देखते हैं कि जो वॉल्यूम है मरकरी का इन द फ्लास्क इज, कि कितना वॉल्यूम है वो, गिवन क्या क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास जो कि है 9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी वो कितना है 1.8 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। तो देखो कैसे करना है, हमने 134 क्वेश्चन, इनिशियल वॉल्यूम जो है फ्लास्क का वो कितना है 1 लीटर है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास वो कितना है, अल्फ़ा ऑफ ग्लास वो दिया है 9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी गामा ऑफ मरकरी वो कितना गिवन है 1.8 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है सबसे कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, गामा ऑफ ग्लास निकालना है, क्योंकि ग्लास क्या है, एक सॉलिड है, तो इट्स वॉल्यूम कोफिशिएंट इज 3 टाइम इट्स लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। रिलेशन है हमारे पास, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट में रिलेशन क्या है, गामा = 3 अल्फ़ा। तो गामा ऑफ ग्लास इज़ 3 टाइम ऑफ अल्फ़ा ऑफ ग्लास। तो गामा ऑफ ग्लास इज़ 3 × में 9 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या है 2.7 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। ये तो आ गया हमारा गामा ऑफ ग्लास। अब हम कंडीशन सेट कर लेते हैं, सेटअप द कंडीशन फॉर कांस्टेंट एयर वॉल्यूम।
जो एयर का कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको सेट करेंगे कंडीशन को। फॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क टू रिमेन एग्जैक्टली द सेम एट ऑल टेम्परेचर। अगर ऐसा है, उन्होंने बोला था कि अंदर जो फ्लास्क के अलग अलग टेम्परेचर पर भी वॉल्यूम जो है सेम रह रहा है। द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास फ्लास्क डेल्टा वी ऑफ ग्लास जो चेंज आएगा वो मस्ट बी इक्वल टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मरकरी। तो जितना वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा मरकरी के, उतना ही वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा ग्लास के। तो डेल्टा वी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू डेल्टा वी ऑफ मरकरी। तो यूजिंग द थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन फार्मूला, डेल्टा वी का क्या फार्मूला होता है, थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन फार्मूला, जो कि डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू गामा डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा वी किसका, अगर दोनों का इक्वल है तो वी ऑफ ग्लास गामा ऑफ ग्लास डेल्टा टी इज इक्वल टू वी ऑफ मरकरी गामा ऑफ मरकरी इंटू में डेल्टा टी कॉमन है, कैंसिल हो गया। तो वी ऑफ ग्लास गामा ऑफ ग्लास वी ऑफ मरकरी गामा ऑफ मरकरी। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ मरकरी। तो रीअरेंज द फॉर्मूला टू सोल्व फॉर वॉल्यूम ऑफ मरकरी गामा मरकरी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ग्लास इंटू गामा मरकरी, सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन द फ्लास्क इज 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्वेश्चन क्या है, एन इनिशियली स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम make a transition from state n equal to 4 to n equal to 1। इनिशियली जो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम है वो ट्रांजिशन करता है स्टेट n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 पे। देन द रिकॉयल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम यूनिट इज, कि हमें क्या निकालना है, रिकॉयल मोमेंटम निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, रिकॉयल मोमेंटम P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। P क्या है, h बाय लैम्डा। P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा को कैसे लिखते हैं, h तो एज इट इज है, 1 बाय लैम्डा को लिखते हैं r इंटू 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। h क्या है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू में r क्या है 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। n1 का स्क्वायर मतलब कि 16, n1 था ना 4 और n2 था 1। तो P जो है रिकॉयल मोमेंटम वो हमारा आ गया 6.8 इंटू 10⁻⁻27। ये हमारी आ गई मोमेंटम। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर कूलम में निकालें तो देखो क्या होगा, पहले तो पर कूलम मतलब कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 10⁸ से। अब है हमारे पास, देखो ये कैसे किया हमने, ये आपको समझ आ गया होगा कैसे किया है। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी है, एनर्जी की यूनिट है ना, तो ये इसको अगर एनर्जी की यूनिट बनाना है तो देखो कैसे करेंगे इसको, न्यूटन है पर मीटर कर लो इंटू में मीटर सेकंड, तो वही आ जाएगा ये पर मीटर से, यानी कि वो क्या है जूल एनर्जी। तो एनर्जी इंटू में मीटर सेकंड, तो बस उससे ही आ जाएगा 1.6 से। जब हमें न्यूटन सेकंड से इसको कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम में तो ऐसे करेंगे, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर मेरा 136 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है, फॉर सम स्पेसिमेन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो कोई एक स्पेसिमेन है जो रेडियो एक्टिव मटीरियल की है, द एवरेज लाइफ फॉर अल्फ़ा डिके
फाउंड टू बी 1620 ईयर। जो एवरेज लाइफ है अल्फ़ा डीके के लिए वो कितनी है 1620 ईयर है। एंड फॉर बीटा डीके एवरेज लाइफ इज़ फाउंड टू बी 520 ईयर। बीटा डीके के लिए फाउंड टू बी 520 ईयर। फॉर दिस स्पेसिमैन इन हाफ लाइफ। फॉर इस स्पेसिमैन के लिए हाफ लाइफ इन ईयर इज नियरली, तो वो ईयर में नियरली कितनी होगी। तो देखो कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर है 136। तो 136 में लैम्डा जो होगा वो क्या होता है अल्फ़ा के लिए भी बीटा के लिए भी। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फ़ा प्लस लैम्डा ऑफ बीटा। लैम्डा अल्फ़ा क्या होगा 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ अल्फ़ा का, लैम्डा बीटा 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ बीटा का। तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है, तो क्या गिवन है हमें 2140 और क्या गिवन है 1620 इंटू में 520। टी हाफ जो निकालते हैं ना वो कैसे निकालते हैं लॉगरिथम ऑफ 2 बाय लैम्डा से। तो लॉगरिथम ऑफ 2 डिवाइड में लैम्डा, ये सारी लैम्डा डिवाइड में आएगा। ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है जो कि कैसे आई लैम्डा अल्फ़ा प्लस लैम्डा बीटा से, जो कि क्या है टी अल्फ़ा 1 बाय टी अल्फ़ा 1 बाय टी बीटा, जो कि हमें गिवन है। तो क्या हो जाएगा टी बीटा इन प्लस में टी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय टी अल्फ़ा इंटू टी बीटा, और ये आ जाएगा 2140 डिवाइड बाय 1620 इंटू 520। उसके बाद है टी हाफ की वैल्यू log 2 बाई लैम्डा, तो पुट कर दो log 2 की वैल्यू 0.693, लैम्डा नीचे तो सारा ऊपर चला गया, तो ये आ गया हमारी 273। अब है क्वेश्चन नंबर 137। 137 है लाइट विद इंटेंसिटी ऑफ 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर fall normally on a surface with area of 1 centimeter square and is completely absorbed, और उसको completely absorb कर लिया है। The force of the radiation on the surface is, लाइट है जिसकी इंटेंसिटी क्या है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, fall normally on a surface with area of 1 centimeter square and is completely absorbed. द फोर्स ऑफ द रेडिएशन ऑन द सरफेस इज, तो जो फोर्स ऑफ रेडिएशन होगा ऑन द सरफेस इज वो कितना होगा फोर्स ऑफ रेडिएशन सरफेस पर। 137 नंबर क्वेश्चन है। इंटेंसिटी क्या है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1 किलो 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो फोर्स क्या होता है इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी एरिया वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो क्या आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 138। 138 क्वेश्चन क्या है, ए विंडो हुज एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर ओपन ऑन ए स्ट्रीट where the street noise result in an intensity level at the window of 60 decibel। एक विंडो है उसका एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, ओपन होती है वो स्ट्रीट में, where the street noise result in an intensity level at the window of 60 decibel। The acoustical power entering the window via sound wave is, तो साउंड वेव के थ्रू एकोस्टिकल पावर जो एंटर करेगी वो कितनी होगी। तो देखो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, टाइम है जो 60 डेसिबल है इंटेंसिटी, आई नोट है रेफरेंस इंटेंसिटी जो कि होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है 10 लॉगरिथम ऑफ आई बाय आई नोट। आई बाय आई नोट क्या है हमारे पास 10⁻6 और आई की वैल्यू इज इक्वल टू आई नोट इंटू 10⁻6। आई नोट है 10⁻⁻12 इंटू में 10⁻6, तो हमारे पास आई की वैल्यू है 10⁻6 वाट मीटर स्क्वायर। तो पी जो है एकोस्टिकल पावर वो कितनी है एरिया इंटू में हमारी इंटेंसिटी 10⁻6 इंटू में 2, तो 2 इंटू 10⁻6 वाट, तो 2 माइक्रो वाट। तो जो हमारे पास
पावर है, मतलब एकोस्टिकल पावर, वो होती है I/A। तो हमारे पास आ गई 2 माइक्रोवाट। दोबारा देख लो, अगर देखते हो तो क्या क्या था। लाइट है, इंटेंसिटी कितनी है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है हमारे पास। कितनी है, किलो से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। और क्या है हमारे पास, फॉल करती है नॉर्मली ऑन ए सरफेस एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है। द फोर्स ऑफ द रेडिएशन ऑन द सरफेस हमारे पास कितना आया, नहीं ये तो हो गया था, सॉरी अगला कर रहे थे हम। तो विंडो हुज एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर ओपन होती है वो स्ट्रीट में। स्ट्रीट नॉइस रिजल्ट इन इंटेंसिटी लेवल ऑफ 60 डेसिबल। एकोस्टिकल पावर एंटर द विंडो इज 2 माइक्रोवाट। अगला है क्वेश्चन नंबर 139। एन एल्यूमिनियम रोड ऑफ लेंथ L is clamped at L/6 from one end and set into longitudinal vibration by a variable frequency deriving source. The lowest frequency that produces resonance is 4400 Hz. The length of the rod is given. The speed of sound in aluminium is 5500 मीटर पर सेकेंड। एक एल्यूमिनियम की रोड है जिसके लेंथ L है, वो क्लैम्प कर दी है एट L/6 फ्रॉम वन एंड and set into longitudinal vibration by a variable frequency deriving source. The lowest frequency that produces resonance is 4400 Hz. The length of the rod is given क्या है, the speed of sound in aluminium is 5500 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड है वो भी दे रखी है। तो अब हम इसको करते हैं 139 को। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री कंडीशन को समझेंगे। अंडरस्टैंड द बाउंड्री कंडीशन। ए क्लैम्प क्रिएट ए डिस्प्लेसमेंट नोड। अगर आप कहीं से लटकाओगे ना उसको तो वो क्या बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट बनाएगा नोड के। फ्री एंड क्रिएट ए डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। जहाँ से वो फ्री होगा तो वो क्या बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। द क्लैम्प इज एट L/6 फ्रॉम वन एंड। जो क्लैम्प है वो एक एंड से L/6 है। दिस डिवाइड द रोड इंटू 2 सेगमेंट। तो उससे क्या होगा, रोड 2 सेगमेंट में डिवाइड होगा। सेगमेंट 1 हैज ए लेंथ ऑफ L1 इक्वल टू L/6 एंड सेगमेंट 2 हैज ए लेंथ ऑफ L2 इज इक्वल टू, एक सेगमेंट की लेंथ है L/6, दूसरे की क्या हो जाएगी L-L/6 यानी कि 5L/6। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, क्लैम्प है उसमें तो वो क्रिएट करता है डिस्प्लेसमेंट नोड। फ्री एंड क्रिएट ए डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। द क्लैम्प इज एट L/6 फ्रॉम वन एंड। दिस डिवाइड द रोड इंटू 2 सेगमेंट। सेगमेंट 1 हैज़ लेंथ L/6 एंड 2 हैज़ लेंथ 5L/6। सेटअप करेंगे अब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ईच सेगमेंट हैज़ 1 node and 1 antinode. The allowable frequencies are f is equal to 2n minus k1 into में v divided by 4l। जो इसके लिए रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 2n माइनस k1 v बाय 4l। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 2n माइनस k1 v बाय 4l। तो फॉर सेगमेंट 1 f1 इज इक्वल टू 2n1 माइनस k1 v बाय 4l/6। तो 2n1 माइनस k1 यहाँ से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3v/2l। फॉर सेगमेंट 2 जिसके लिए 5l/6 है तो 2n2 माइनस k1 v बाय 4 5l/6। तो 2n2 माइनस k1 3v/10l। तो फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। Both segment must vibrate at the same frequency f1 equal to f2। तो 2n1 माइनस k1 3v/2l इज इक्वल टू 2n2 माइनस k1 3v/10l। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर से दोनों से साइड चेक करेंगे और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू 2n1 माइनस k1 इक्वल टू 2n2 माइनस k1। तो फिर है टू फाइंड द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी चूज द स्मॉलेस्ट इंटीजर n1 n2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सेट n1 इज इक्वल टू 1
तो n1 को 1 पुट किया तो हमारे पास आ गई, सोल्व करके n2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो कैलकुलेट द लेंथ n1 इज इक्वल टू 1 और फ्रिक्वेंसी है 3v/2l। तो f हमें गिवन थी 4400 हर्ट्ज और फ्रिक्वेंसी थी 5500 मीटर पर सेकेंड। तो f इज इक्वल टू 3v/2l। सोल्व करके हमारे पास l की वैल्यू आ गई 1.875 मीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू 2 स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर आई एंड 4i। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ड्यू टू 2 स्लिट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वो है i और 4i। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर मैक्सिमम विल द इंटेंसिटी बी इक्वल टू द एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। हाउ फार फ्रॉम द center maximum will the intensity be equal to the average intensity on the screen। और बीटा यहाँ पर क्या है, फ्रिंज विड्थ है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। फाइंड द एवरेज इंटेंसिटी आई एवरेज। द इंटेंसिटी फॉर्मूला फॉर इंटरफेरेंस इज आई इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos फाई। i1 क्या है, i है, i2 है 4i। एवरेज इंटेंसिटी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो आई एवरेज i1 प्लस i2, i प्लस 4i यानी कि 5i। फाइंड द फेज डिफरेंस फाई। सेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू द एवरेज इंटेंसिटी। तो 5i इज इक्वल टू i प्लस 4i प्लस 2 इंटू में i1 है i2 है 4i और ये है कोस फाई। उसके बाद है हम पुट करेंगे 4i कोस फाई इज इक्वल टू 0। तो कोस फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि 4i 0 तो कोस फाई 0। तो फॉर द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द फेज डिफरेंस इज, कोस फाई 0 है तो फाई क्या है, π/2 है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। रिलेट फेज डिफरेंस फाई टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। फाई और पाथ डिफरेंस का क्या रिलेशन है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है फाई इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एक्स। तो दिस इम्प्लाइज ये है हमें π/2, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, λ/4। तो रिलेट द पाथ डिफरेंस टू स्क्रीन पोजीशन y। हमें क्या करना है, रिलेट करना है पाथ डिफरेंस को किसके साथ, स्क्रीन पोजीशन से। तो डेल्टा x इज इक्वल टू वाई डी डिवाइडेड बाय डी। तो ये क्या है, डेल्टा x λ/4 इज इक्वल टू वाई इंटू में d डिवाइडेड बाय डी, वाई इज इक्वल टू λ/d डिवाइडेड बाय 4d। तो बीटा की वैल्यू क्या है, λ/d डिवाइडेड बाय d। तो यानी कि बीटा ये होता है, तो y जो होगा वो क्या है, β/4। तो y हमारा कितना हो गया, β/4 हो गया। ये हमारे 140 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, चाहे तो मैं इसी में करवा देती, 10 क्वेश्चन बचते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ उनके लिए 10 क्वेश्चनों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी ताकि और ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो। तो बस अगली वीडियो में 10 क्वेश्चन और बचते हैं, वो कर लेंगे। थैंक यू।